हाय गाइस, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉर्मेटिस ओटेल्जिया। जो डिफॉर्मेटिस ओटेल्जिया है ये MSN सेकेंड का एक टॉपिक है और जो MSN सेकेंड है वो BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं डिफॉर्मेटिस ओटेल्जिया क्या होता है। इसका डेफिनेशंस है ओटेल्जिया इज डिफाइंड एज अ पेन इन द ईयर और ईयर एक। ओटेल्जिया का मतलब क्या होता है? तो ओटेल्जिया को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जब कान में दर्द होती है, मतलब पेन इन द ईयर, या फिर इसे ईयर एक भी कह सकते हैं। टाइप्स देखते हैं। जो मेन टाइप्स इसके दो प्रकार के हैं, एक तो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है और एक रेफर्ड ओटेल्जिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है उसकी एटियोलॉजी क्या होती है। तो पहला है पिन्ना। पिन्ना जो होता है हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो होता है। वहाँ पे ओटेल्जिया कैसे होता है, मीन्स वहाँ पे कैसे पेन होता है। तो पहला इसमें पॉइंट है लैक्रेशन एंड बाइट। लैक्रेशन मीन्स किसी भी प्रकार का फिजर या कट लगा हुआ, उसकी वजह से या बाइट करने की वजह से पिन्ना में क्या होगा, ओटेल्जिया होगा या ईयर एक होगा। ये एक पहला रीज़न हो गया। दूसरा है हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से अगर आपको ओटेल्जिया हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो प्राइमरी ओटेल्जिया में आएगा। जो प्राइमरी ओटेल्जिया की एटियोलॉजी है उसमें आएगा हेमाटोमा। नेक्स्ट है ओटाइटिस एक्सटर्ना। जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है इसका मतलब क्या होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब होता है इन्फेक्शंस ऑफ द आउटर ईयर कैनाल। जब वहाँ पे इन्फेक्शन होता है ईयर कैनाल के बाहर तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना। और इसकी वजह से भी क्या होता है, प्राइमरी ओटेल्जिया कॉज होता है। नेक्स्ट इसमें है पेरिकोंड्राइटिस। पेरिकोंड्राइटिस क्या होता है, जब एक पेरिकोंडियम लेयर्स होती है उसमें वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिकोंड्रियम में, तो उसे हम लोग पेरिकोंड्राइटिस कहते हैं। तो इसकी वजह से जो कान में दर्द होगा उसे प्राइमरी ओटेल्जिया के कॉज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड। हाँ, और एक चीज़ इसमें है कि जो पेरिकोंड्राइटिस में ये तो हो गया इन्फ्लेमेशंस ऑफ द पेरिकोंड्रियम, ये क्या होती है, लेयर्स होती है। जो लेयर्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो क्या करती है, जो अगल बगल की जो कार्टिलेज होती है उसको सराउंड किए रहती है, घेरे हुए होती है। जो पेरिकोंड्रियम होती है वो लेयर होती है, वहीं पे इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से प्राइमरी ओटेल्जिया होता है। नेक्स्ट है इसमें इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनस। जो प्री ऑरिकुलर साइनस होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जो कान के जो मेन 3 पार्ट्स उसको डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। तो पिन्ना जो है वो भी एक्सटर्नल के अंतर्गत ही आता है, पर यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है पिन्ना। और आप चाहे तो इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो 5 पॉइंट है उसको मेंशन कर सकते हैं। अब आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर देखते हैं इम्पैक्टेड वैक्स। जो वैक्स होता है वो क्या हो जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है। जो हमारे कानों में खूंट होती है जिसे, या फिर उसे सेरुमेन भी कहते हैं, उसके इम्पैक्ट होने की वजह से, वहाँ एक जगह इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, कान में दर्द होने लगता है। तो वो किस में आएगा, प्राइमरी ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का मतलब ये होता है ईयर एक। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी। मीन्स कि हमारे कानों में किसी भी प्रकार की कोई भी फॉरेन बॉडी इंटर कर रही है। मान लीजिए मक्खी हो गई, पेपर्स हो गए, कॉटन बर्ड्स हो गए, ठीक। तो इन सारे चीज़ों के एंटर करने की वजह से हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसमें पेन होता है, तो प्राइमरी ओटेल्जिया का कॉज हो गया। नेक्स्ट है केराटोसिस ऑप्टरनाज। जो केराटोसिस ऑप्टरनाज है ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्क्वेमेटेड केराटिनियस मटेरियल होता है
हमारे बोनी पोर्शन में होता है, वहाँ पे ये एक्यूमुलेशन होने लगता है। क्या एक्यूमुलेशन होने लगता है? केराटिन। अब आप पूछेंगे कि केराटिन कहाँ से आया, तो जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, केराटिन नाम की प्रोटीन को रिलीज़ करती है, जो वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ईयर एक होता है या ओटैल्जिया होता है। नेक्स्ट है ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या है? ओटाइटिस एक्सटर्ना अभी पहले मैंने बताया था, इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर कैनाल। जब इन्फेक्शन होता है आउटर ईयर में तो उसे ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं और वो प्राइमरी ओटैल्जिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है? नियोप्लाज्म मीन्स होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर सेल्स के अगल बगल किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसे नियोप्लाज्म कहेंगे। और यहाँ पे न्यूप्लास्टिक सेल्स भी होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है वो नॉन कैंसरस होता है। इट मीन्स कि वो ज़्यादा फैलता नहीं है, अपने अगल बगल के जो सेल्स होते हैं उनको एनकरेज नहीं करता है। और जो मैलिग्नेंट है वो कैंसरस सेल्स होती है, वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू भी दूसरे बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ठीक, तो नियोप्लाज्म की वजह से भी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या कॉज करता है, प्राइमरी ओटैल्जिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो कान का बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, इट मीन्स कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। अगर कान के बीच में मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन है तो क्या होगा, प्राइमरी ओटैल्जिया कॉज होने के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक परफोरेशंस, मतलब किसी भी चोट की वजह से जो मिडिल ईयर के अंतर्गत ही आता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो परफोरेट हो गया, उसमें छिद्र हो गया या फट गया, कान का पर्दा जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है या ओटैल्जिया हो सकता है। नेक्स्ट है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म अभी बताया कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसकी वजह से भी अगर ये भी मिडिल ईयर के बीच में होता है नियोप्लाज्म तो प्राइमरी ओटैल्जिया का कॉज है। अब आता है मस्टॉइड। मस्टॉइड क्या होती है, हमारे कान के पीछे वाली जो होती है मस्टॉइड प्रोसेस होती है, टेम्पल वाले हिस्से में, वहाँ पे क्या हो जाता है, एब्सेस हो जाता है, मीन्स पस का कलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे डबल एस होगा, सॉरी, हाँ, पस का कलेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे पेन होता है मस्टॉइड वाले एरिया में। नेक्स्ट है इसी में ग्रेनुलोमाज। जो ग्रेनुलोमाज भी होती है वो क्या होती है, नॉन कैंसरस सेल्स होती है। ठीक, तो इन सारी वजह से क्या होता है, प्राइमरी ओटैल्जिया होता है। अब चलते हैं इनर ईयर। इनर ईयर में क्या है, एक्वेस्टिक ट्रॉमा। एक्वेस्टिक ट्रॉमा में क्या होता है कि एक्सपोजर टू द हाई डेसिबल नॉइज। अगर कभी भी आप हाई डेसिबल नॉइज के एक्सपोजर या कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक, तो उसकी वजह से एक्वेस्टिक ट्रॉमा होने के चांसेस है। और एक्वेस्टिक ट्रॉमा जब होगा तो क्या हो सकता है, कान में ओटैल्जिया हो सकता है या दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ क्या होता है, एपिसोडिक वर्टिगो आते हैं, ठीक, चक्कर, तो उसे हम लोग मेनियर्स डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूलर सॉक्सिनोमा। जो वेस्टिब्यूलर सॉक्सिनोमा होती है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होती है। अभी हम लोगों ने नियोप्लाज्म में भी यही पढ़ा था कि जो मैलिग्नेंट वाला, एक तो बिनाइन था और एक मैलिग्नेंट है, तो मैलिग्नेंट वाला जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है। पर यहाँ पे क्या है, नॉन कैंसरस ट्यूमर तो हो रहा है पर जो नर्व्स होती है, ईयर नर्व्स होती है, वहाँ पे नॉन कैंसरस ट्यूमर हो रहा है, नर्व्स के ऊपर हो रहा है, जो हमारे इनर ईयर से लेके ब्रेन तक जाती है। ठीक, तो ये सारे हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ओटैल्जिया के कॉज है। फिर से इसे देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या था, प्राइमरी ओटैल्जिया की एटियोलॉजी में पिन्ना, अगर पिन्ना में किसी भी चीज़ की हानि हो रही है, कोई कुछ हो रहा है तो प्राइमरी ओटैल्जिया होगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में अगर ये सारे डिफेक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, डिसऑर्डर हो रहे हैं तो क्या होगा, प्राइमरी ओटैल्जिया होगा। फिर मिडिल ईयर, मस्टॉइड और इनर ईयर। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा प्राइमरी ओटैल्जिया की एटियोलॉजी। अब आते हैं रेफर्ड ओटैल्जिया। जो बी था वो क्या है, रेफर्ड ओटैल्जिया। टाइप्स में था ना बी, रेफर्ड ओटैल्जिया। पहला था प्राइमरी ओटैल्जिया और दूसरा था
रेफर्ड ओटेल्जिया। अब रेफर्ड ओटेल्जिया के एटियोलॉजी क्या होते हैं, मतलब कारण क्या है कि रेफर्ड ओटेल्जिया होता है। तो पहला है इसमें वाया ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, रेफर्ड मीन्स क्या हुआ, किसी के थ्रू हो रहा है, किसी के थ्रू हो के हमारे कान में दर्द हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कान में दर्द नहीं हो रहा है, हमारे दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनमें कुछ वो हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे कान पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो उसको रेफर्ड यहाँ पे कहेंगे। तो पहला है वाया ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है वो टूथ में होती है। अगर टूथ के नर्व में किसी भी प्रकार की कोई पेन हो रहा है तो हमारे वो पेन ईयर तक जाते हैं और ईयर में भी पेन कॉज कर सकते हैं, तो उसे रेफर्ड ओटेल्जिया का कॉज हो जाएगा वो। फिर है वाया ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। जो ग्लोसोफैरिंजियल नर्व है, यहाँ पे कुछ हो रहा है तो आपको कहाँ इफेक्ट दिखेगा, ईयर के ऊपर, रेफर्ड ओटेल्जिया हो सकता है। फिर वाया वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है वो क्रेनियल नंबर 10 होती है, इसके जो नेक और थ्रोट के अगल बगल होती है, तो इसकी वजह से भी आपको रेफर्ड ओटेल्जिया हो सकता है। नेक्स्ट है वाया सेकेंड और थर्ड सर्वाइकल नर्व। जो सेकेंड और थर्ड सर्वाइकल नर्व है, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, रेफर्ड ओटेल्जिया हो सकता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। अब देखेंगे कि क्या ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे कान में क्या होता है, ईयर एक होता है या ईयर पेन कह सकते हैं या ओटेल्जिया होता है। तो पहला देखते हैं क्या है, इंसर्शन ऑफ अनक्लीन या शार्प आर्टिकल्स। अगर किसी भी प्रकार की आप शार्प आर्टिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं कान में, या वो अनक्लीन वो अनक्लीन ऑब्जेक्ट है, वो अगर आप कान में इंटर कर रहे हैं, तो क्या चांसेस है, आपके कान में दर्द होने के चांसेस हैं। इसीलिए जो अनक्लीन ऑब्जेक्ट होता है या शार्प आर्टिकल से उसे इंसर्ट ना करें। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉल्यूशन। इंस्टॉलेशंस ऑफ कंटामिनेटेड सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं, जो कंटामिनेटेड सॉल्यूशन होता है, जैसे कि ईयर ड्रॉप आप मान लो, तो जो ईयर ड्रॉप है वो आउटडेटेड है, एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है, अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसकी वजह से क्या है, कान में दर्द होने के चांसेस है या ओटेल्जिया होने के चांसेस है। नेक्स्ट है स्विमिंग इन पोल्यूटेड वाटर। मतलब कि आप पोल्यूटेड वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ओटेल्जिया होने के पूरे चांसेस हैं, ये रिस्क फैक्टर में आता है। नेक्स्ट है रिसेंट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। यहाँ पे ट्रैक होगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो रिसेंट अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन URTI, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन हमारे कानों तक जा सकता है और कान में पेन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अब आप पूछेंगे कि रेस्पिरेटरी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो हमारे कानों से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं, जो ईयर होता है और जो थ्रोट होता है, दोनों के सेम रास्ते होते हैं, ईयर, नोज और थ्रोट, जिसे ENT कहते हैं, और ENT के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक सेम होते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो क्या हमारे वो जो पेन है वो कान में भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेकियन ट्यूब। अगर स्टेकियन ट्यूब है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो कान में भी दर्द हो रहा है। स्टेकियन ट्यूब जो है वो ईयर का ही एक हिस्सा है। स्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शन, यहाँ पे आप डिसफंक्शन कर लो। स्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शन, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिसफंक्शन हो रही है स्टेकियन ट्यूब में, तो कान में पेन हो सकता है, होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है एलर्जी। अगर एलर्जी है तो उसकी वजह से भी ईयर एक या ओटेल्जिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। ओटेल्जिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ईयर एक, क्योंकि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ओटेल्जिया, वो अपने आप में ही एक सिम्टम्स है, ठीक।
तो इसलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे कान में दर्द के, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ईयर एक ही लिखा है, क्योंकि जो ईयर एक है वो अपने आप में ही एक सिम्टम्स है। आगे देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, प्रमोट हीलिंग, मतलब हील करना है, ईयर इरिगेशंस करना है और एंटीबायोटिक देना है। अगर किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन है तो एंटीबायोटिक देंगे ईयर एक के लिए। और एलिवेट पेन, पेन को कम करने के लिए क्या यहाँ पे दे रहे हैं, एनाल्जेसिक दे रहे हैं जो पेन को कम करता है। नेक्स्ट है रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन एंड रिमूव फॉरेन बॉडीज, मीन्स कि क्या करना है, जो नॉर्मल फंक्शन है उसे रिस्टोर करना है, जो या फिर फॉरेन बॉडी चला गया है उसे रिमूव कर सकते हैं। ये था मैनेजमेंट। अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं पहला है मैरेंजियोप्लास्टी, क्लोजर ऑफ सिंपल यहाँ पे हो जाएगा परफोरेशन, क्लोजर ऑफ सिंपल परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसी तरीके का परफोरेशन है, परफोरेट हो चुका है, तो उसे क्लोज करने की, जब क्लोज करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, मैरेंजियोप्लास्टी करते हैं। वो सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है। उसमें जो दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट में वो है टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी में क्या करते हैं, सर्जिकल करेक्शंस करते हैं जो परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं। सर्जिकल करेक्शन किसका करेंगे, परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी। नेक्स्ट है ओसिकुलोप्लास्टी। ओसिकुलोप्लास्टी में ओसिकुलर रिकंस्ट्रक्शंस, मतलब जो ऑस्किल्स होते हैं, ऑस्किल्स क्या होते हैं, जो कान की हड्डियाँ होती हैं उसे ऑस्किल्स कहते हैं, उनका रिकंस्ट्रक्शंस करना ओसिकुलोप्लास्टी में आता है। नेक्स्ट है मैरेंजियोटोमी। मैरेंजियोटोमी क्या होता है, एन इंसिजन टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे ई होगा, आप लोग कर लीजिएगा THE। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थ्रू विच फ्लूइड इज रिमूव्ड, जिसके थ्रू क्या करते हैं, फ्लूइड को रिमूव करते हैं। मैरेंजियोटोमी में जो फ्लूइड या पस का कलेक्शन हो जाता है उसको, यही पढ़ा रहे थे ना, इंसिजन करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू जो फ्लूइड होता है उसे रिमूव करते हैं। इंसिजन मीन्स कट लगाना, कट लगा के रिमूव करना। नेक्स्ट है मस्टोडेक्टोमी, जो मस्टोइड होते हैं उसके क्या करना, सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करना, मस्टोइड को, उसे मस्टोडेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशन आफ्टर सर्जरी, मतलब अगर ये सारी सर्जरी हुई है तो इनके अलावा आप क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे इसके बाद। तो पहला है क्लाइंट मस्ट लाई विथ ऑपरेटेड ईयर फॉर सेवरल आवर्स। जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, अगर एक साइड में, एक ईयर में ऑपरेशन हुआ है तो उस ईयर के अपोजिट साइड वो क्या, अगर लेटना चाहता है तो वो लेटेगा कुछ घंटे तक सर्जरी के बाद। इफ़ नेसेसरी द क्लाइंट शुड ब्लो द नोज जेंटली वन साइड एट अ टाइम। कह रहा अगर ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पेशेंट को नोज़ ब्लो करना है तो वो अपना नोज़ ब्लो जेंटली करेगा और एक टाइम में, एक वक्त में एक साइड का ही वो नाक जो है ब्लो कर सकता है। नेक्स्ट है तीसरा, द क्लाइंट शुड स्नीज और कफ विद द माउथ ओपन फॉर 1 वीक आफ्टर सर्जरी। मतलब जो क्लाइंट है उसको किसी भी प्रकार के स्नीजिंग या कफ हो रहा है तो उसे माउथ ओपन करना है कम से कम सर्जरी के 1 वीक तक, ताकि वो कान पे उसका प्रेशर ना पड़े। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशंस इन वाटर स्पोर्ट और एक्टिविटी इज़ प्रोहिबिटेड, मीन्स कि किसी भी प्रकार की किसी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिल्कुल मना है सर्जरी के बाद, क्योंकि कानों में पानी जा सकते हैं और
यहाँ पे तो सर्जरी हुआ है। नेक्स्ट है अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी फॉर 1 वीक एंड एक्सचेंज और स्पोर्ट्स फॉर 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी 1 हफ्ते तक सर्जरी के बाद अवॉइड करने हैं एंड एक्सचेंज और स्पोर्ट्स फॉर 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं, एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स फॉर 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी, मतलब एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है बिल्कुल 1 हफ्ते तक, और एक्सरसाइज भी नहीं करना है आपको, और स्पोर्ट्स भी ज़्यादा नहीं खेलने हैं, ज़्यादा क्या खेलने ही नहीं है बिल्कुल 3 वीक्स तक। नेक्स्ट है अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, कोई भी हैवी चीज़ आपको लिफ्ट नहीं करना है, नहीं उठाना है। नेक्स्ट है चेंज द कॉटन बॉल इन द ईयर डेली, जो आपका कॉटन बॉल है उसे डेली चेंज करना है सर्जरी के बाद। कीप द ईयर ड्राई फॉर 4 to 6 वीक्स, आपको कानों को कम से कम 4 से 6 हफ्तों तक क्या करना है, ड्राई ही रखना है, किसी भी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना है। नेक्स्ट है अवॉइड एयरप्लेन फ्लाइट फॉर द फर्स्ट वीक आफ्टर सर्जरी, मीन्स कि एयरप्लेन जो फ्लाइट है वो आपको उसको अवॉइड करना है, ना ऐसे ट्रैवल करो ना उसके पास जाओ, ठीक, या फिर किसी भी लाउड जो जगह है वहाँ पे भी आप ना जाए, तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है कम से कम सर्जरी के पहले वीक तक। नेक्स्ट है वियर नोज डिफेंडर्स इन लाउड इन्वायरमेंट, अगर ज़्यादा लाउड इन्वायरमेंट है, ज़्यादा जोर शोर वाला जगह है, प्लेस है, तो वहाँ पे नॉइज़ डिफेंडर, नॉइज़ को डिफेंड करने वाला, बचाने वाला वहाँ पे पहनना है, वेयर करना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म इन केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, अगर किसी भी केस में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था ओटेल्जिया, डिफॉर्मेटिस ओटेल्जिया, और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डिफॉर्मेटिस ओटेल्जिया के डेफिनेशंस और टाइप्स, प्राइमरी ओटेल्जिया और सेकेंडरी ओटेल्जिया।